फरवरी में ही देश के कई हिस्सों में गर्माहट महसूस की जाने लगी थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश और बर्फबारी ने माहौल ही बदल कर रख दिया है। लाहौल में तो इतनी बर्फबारी हुई कि नदी में बर्फ जम गई। जम्मू कश्मीर के डोडा की आबोहवा बदली हुई है। खूब बर्फबारी से पूरा नजारा हसीन हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और नीचे जमीन पर सफेद कारपेट बिछ चुका है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि पहाड़ों में आम लोगों को अब जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बीच नारकंडा में बर्फबारी के बीच कुछ लोगों को सुरक्षित उनके ठिकानों तक पहुंचाया गया। वहां बर्फबारी के बाद ये लोग फंस गए थे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के स्पीति तो हिमयुग के याद दिला रहा है। तो अब देखिए किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है, मानो पहाड़ों ने श्वेत श्रृंगार कर लिया हो। चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू हो, हर तरफ भारी बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। और जहां एक तरफ सैलानियों के चेहरे इससे खिल गए हैं, तो वहीं जो आम लोग हैं उनके लिए ये आफत भी बन गई है, क्योंकि बर्फबारी से उनका रोज का जो काम है वो काफी सफर करता है। और मॉनसून ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। एक तरफ जहां गर्मी जो है वो महसूस की जाने लगी थी, लेकिन फिर से एक बार बर्फबारी के होने से मौसम सुहाना हो गया है। ये तीन तस्वीरें देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हैं। यानी हर जगह बर्फ ही बर्फ। इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। उनमें एक नई उमंग, नया जोश आ गया है। शोपियां, मनाली और टिहरी समेत दूसरे इलाकों से आई ऐसी तस्वीरें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बदले मौसम के मिजाज को दिखाने के लिए काफी है। यानी सर्दियों की विदाई के आखिरी दौर में बर्फबारी की वापसी हुई है, जिससे सैलानी चहक उठे हैं। वहाँ इतनी गर्मी थी तो मेरे को आइडिया नहीं था कि आगे जाके इतना कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ भी आप लोग देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, और दिल्ली में क्या था, लिटरली पसीने आ रहे थे और अभी यहाँ स्नो पूरी बॉडी पर, काफी अच्छा लग रहा है। किलोमीटर पैदल चल के आए यहाँ तक, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी नहीं सोचा था यहाँ आने का। ये सोचो कि हम कुछ बता नहीं सकते आप लोगों को, मतलब बोल भी आते कई लोग कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फरवरी के लास्ट में है तो शायद नहीं मिलेगी आप लोगों को। जब यहाँ पर आए तो मतलब बिल्कुल दिल खुश हो गया, मजा आ गया। इस बर्फबारी ने सैलानियों को ही नहीं बल्कि किसानों और बागवानों को भी राहत दी है। अब वो सेब समेत दूसरी फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों और बागवानों के लिए ये एक प्रकार से वरदान है। फसलों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। पहले बारिश नहीं हुई थी, अब बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है जी किसानों और बागवानों के लिए। ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। किसान और बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले समय में जो है किसान को उम्मीद है कि सेब की फसल जो है अच्छी होने की उम्मीद है। जब देश के कई हिस्सों में अभी से गर्माहट महसूस की जाने लगी थी, तभी बारिश और बर्फबारी की एंट्री ने माहौल बदल दिया। सर्दियों में बारिश की बेरुखी से पानी का संकट बढ़ने लगा था, लेकिन अब यहाँ आसमान से बरसी इन उम्मीदों की बूंदों ने लोगों को सुकून भरी राहत दी है। जिस भी तरीके से आप इसको देखें, और खासकर अगर वाटर डेफिसिट, जो रेनफॉल डेफिसिट है, क्योंकि यही बर्फ जो है पहाड़ों पे पड़ के ग्लेशियर्स को रिचार्ज करती है, और वो पिघल के जो कश्मीर में गर्मी में लोगों की जरूरत है पानी की, वो पूरा करती है। तो ग्लेशियर्स से रिचार्ज होंगे और शायद राहत मिलेगी जो पानी की कमी है उससे। जाहिर है बर्फ और बारिश के इस खूबसूरत मेल ने इन दिनों पहाड़ों में हर किसी को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। यहाँ के किसानों से लेकर सैलानियों तक लंबे वक्त से इसी के इंतजार में थे, और अब उनकी मुराद भी पूरी हो गई है। श्रीनगर से अशरफ वाणी और मीर फरीद, टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। वहां हो रही बारिश और बर्फबारी से माहौल ठंडा तो है ही, लेकिन बेहद खुशनुमा भी है। डोडा में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम भीगा भीगा सा है। इसके कारण ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन पेड़ पौधे और परिंदों को तरावट महसूस हो रही है। बारिश नहीं होने पर डोडा के आसपास पहाड़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं कुदरत इस माहौल का अनोखा नजारा पेश कर रही है।
उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी जमकर हिमपात और बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे इलाके में जगह जगह बर्फ के ढेर और बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। सड़कों पर, मकानों और बिजली के खंभों पर भी खूब बर्फबारी जम गई है। आवाजाही बरकरार रखने के लिए लोग बर्फ हटाकर रास्ता बनाते देखे जा सकते हैं। वहीं इस माहौल में बर्फबारी के साथ हो रही बारिश भी मौसम का अलग ही मिजाज और तस्वीर पेश कर रही है। मौसम के इस हाल से स्थानीय लोगों को कुछ दिक्कतें भले ही हो रही हों, लेकिन सैलानियों के लिए तो ये कुदरत की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि इसी बर्फ का दीदार करने और इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दूर से इन इलाकों में आते हैं। हिमपात और बारिश के साथ इन इलाकों में पारा भी गिर गया है, तापमान माइनस में चल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं लगातार बर्फबारी के बीच आवाजाही में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। पूरे उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का एक और दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं मौसम बदला सा दिख रहा है, लेकिन देश के पश्चिमी हिस्सों में इसके उलट मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो गोवा और गुजरात में गर्मी देखने को मिल सकती है। ये तस्वीरें हमें अलर्ट कर रही हैं। ये तस्वीरें हमें एहतियात बरतने का इशारा कर रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल इलाके में अचानक नाले में पानी की जगह बर्फ की तेज नदी बहने लगी। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में इस बर्फबारी ने ट्रकों के पहियों पर भी जाम लगा दिया। यहाँ बारिश की वजह से सड़कें भी कीचड़ से भर गई हैं, लिहाजा आवाजाही में मुश्किल हो रही है। इस बीच श्रीनगर में भी अब बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसा ही सिलसिला अभी आगे भी जारी रह सकता है। दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी हुई और अब श्रीनगर में भी जो है काफी हेवी स्नोफॉल। अलावा अगर आप बाकी इलाकों की बात करें, खासकर गांदरबल के पहाड़ी इलाकों में काफी हेवी स्नोफॉल हुआ है और वहां एवलांच वार्निंग मीडियम डेंजर की आई है प्रशासन की तरफ से। और लोगों को, खासकर जो पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उनको काफी एहतियात बरतने को कहा गया है। पूरे उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का नया दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने 2 दिन कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी के कुछ क्षेत्रों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मंडी और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जनरल अलर्ट है 2300 मीटर से ऊपर, बहुत 3 से 4 जिलों के लिए, कोई स्पेसिफिक पॉइंट का नहीं है। जो वेदर अलर्ट है वो येलो अलर्ट है और वो अगले 3 से 4 दिन के लिए है, तो बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। उधर उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में फिलहाल यहां 8वीं तक स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने बर्फबारी की वजह से सड़कों पर एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं, तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहां पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूँगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पर वो मिलेंगे। मौसम का ये बदला मिजाज दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। यहाँ 1-2 दिन बारिश हो सकती है। साथ ही कहा जा रहा है कि रविवार के आसपास उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। के बाद भी फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसका प्रभाव लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हिमालय में रहेगा। प्लेन्स में भी पंजाब, हरियाणा में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। वैसे एक तरफ उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी फिर दस्तक दे चुकी है, तो वहीं देश के पश्चिमी तट पर हीट वेव का अनुमान है। कोंकण, गोवा में मौसम गर्म रहेगा। साथ ही कर्नाटक, गुजरात में भी 2-3 दिन गर्मी देखने को मिल सकती है। श्रीनगर से अशरफ वाणी और मीर फरीद, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। नारकंडा इलाके में हिमपात के कारण सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही थम गई है। इसके चलते कई सैलानी रास्ते में ही फंस गए। बाद में शिमला पुलिस ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा में कल दोपहर के बाद बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। खबर यह भी है कि इस वजह से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही में बाधा आई और रामपुर और किन्नौर जाने के लिए बसों और दूसरी गाड़ियों के रूट बदलने पड़े, जबकि कई इलाकों में आवाजाही तो पूरी तरह से थम गई। बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सावधानी से गाड़ी चलाने की हिदायत दी गई है। तो अब देखिए किस तरह से बर्फबारी के चलते जो है वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शिमला पुलिस जो है वो रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। भारी बर्फबारी से आवाजाही जो है वो काफी बाधित हो गई है। नारकंडा में काफी सैलानी जो है वो फंस गए। सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी हुआ। ऋषिकेश के जानकी झूला घाट पर गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से हरियाणा से आए करीब 100 श्रद्धालु एक टापू पर फंस गए। खतरा महसूस होते ही श्रद्धालुओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीख पुकार सुनकर जानकी घाट के पास तैनात जल पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार महाशिवरात्रि के अवसर पर हरियाणा से आए करीब 100 श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जानकी झूला घाट पहुंचे। जलस्तर कम होने के कारण वे गंगा के बीच बने टापू तक चले गए। कुछ समय बाद अचानक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे वे टापू पर फंस गए और घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। जानकी झूला घाट पर ड्यूटी कर रहे मुनि की रेती थाने के जल पुलिस के जवानों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। कठुआ में भारी बारिश के बीच उज्ज नदी में फंसे 11 मजदूरों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। इस नदी में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के पुल का काम चल रहा था। हालांकि रात 2 बजे के बाद नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण 11 मजदूर वहां फंस गए। लेकिन सुबह होते होते स्थानीय लोगों और सिक्योरिटी एजेंसीज, एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। और अब बात होली की करेंगे। पूरे ब्रजमंडल में अब होली का उल्लास धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। बरसाना से लेकर नंदगांव तक रंगों का उत्सव होली पूरे 40 दिनों तक चलता है। ऐसे में ठाकुर जी और राधा रानी के भक्त अलग अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। बरसाना में भी राधा रानी मंदिर के सेवायत इसी उत्सव के रंग में झूम रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए भक्त पहुंचते हैं। विदेशों से भी होली खेलने के लिए श्रद्धालु ब्रजमंडल पहुंचते हैं। वसंत पंचमी से शुरू हुआ यहाँ होली का पर्व, जिसके रंग में हर कोई रंगा नजर आता है। इस दौरान जमकर रंग गुलाल उड़ाया जाता है। ब्रिज की गली गली एक बार फिर से गुलाबी होने लगी है। ये उमंग और तरंग रंगों के उत्सव होली की है। मथुरा से वृंदावन तक, गोकुल से बरसाना तक बस ऐसा ही उत्सवी माहौल है। ये तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सखी राधा रानी के गांव बरसाना की है, जहां अबीर गुलाब की बारिश के बीच राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम की प्रतीक लठमार होली की प्रथम चौपाई निकाली गई। इससे हर तरफ होली का उल्लास छा गया। गोस्वामी समाज के लोग होली के रंगों से सराबोर होकर नाचते गाते लाडली जी मंदिर से रंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचे। इस दौरान अबीर गुलाल और दूसरे रंगों की बारिश से वातावरण सतरंगी हो गया। पद भी गायन हो गया। रूप बाबरो नंद महर को बहुत बनो होरी को छेला। इस प्रकार से भगवान शंकर को आह्वान करते हैं। ये हमारी प्रथम चौपाई है। द्वितीय चौपाई हमारी फाल्गुन शुक्लाष्टमी के दिवस, जिस दिन लड्डू होली होगी। उसके बाद तृतीय हमारी चौपाई फाइनल ये बनती है फाल्गुन शुक्ला नवमी के दिन, जिस समय भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल अनुसार लठामार होली खेलने आएंगे। वो यहीं पर रंगीली चौक पर रंगीली गली के प्रांगण में यहाँ पर ये चौपाई का जो है ज्ञान होता है। राधा रानी के गांव बरसाना में
बसंत पंचमी से ही होली महोत्सव की धूम है। इसी बीच राधा रानी मंदिर के सेवायत ठप, मृदंग, चंग, उपंग, छाछ, झालरियों की धुनों पर नाचते गाते नजर आए। अब लठमार रंगीली होली की दूसरी चौपाई का इंतजार होगा, जो 7 मार्च को लड्डू होली वाले दिन निकाली जाएगी। जाहिर है, बरसाना से लेकर नंदगांव तक रंगों का ये उत्सव पूरे 40 दिन यूं ही चलता है। ऐसे में आपको ठाकुर जी और राधा रानी के भक्त इसी तरह उनकी भक्ति के रंगों में डूबे नजर आएंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ताज नगरी आगरा में हुए ताज महोत्सव की एक झलक। आगरा में ताज महोत्सव का औपचारिक समापन हो गया। इस दौरान तमाम कलाकारों ने अपने नृत्य और संगीत से शानदार समा बांधा। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक चले ताज महोत्सव में कला और संस्कृति के अनोखे रंग देखने को मिले। खासतौर से पारंपरिक और लोक कलाकारों ने इस दौरान नृत्य और संगीत के अपने हुनर से गजब का जादू बिखेरा और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ताज महोत्सव का औपचारिक समापन होने के बाद इस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां नहीं होंगी, लेकिन शिल्पी यहां 2 मार्च तक रहेंगे। यूपी के सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समापन कार्यक्रम में यहां मौजूद रहे। अब बात आज की सबसे बड़ी खगोलीय घटना की। आज 350 सालों बाद ग्रहों का महासंयोग देखने के लिए मिलने वाला है। आज 7 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक साथ एक लाइन में आने वाले हैं। ये केवल अद्भुत नजारा ही नहीं, ये घटना विश्व के लिए शुभ संकेत लेकर आने वाली है। ज्योतिर्विदों के मुताबिक एक लाइन में ग्रहों के आने से चुंबकीय प्रभाव से ग्रहों की नकारात्मकता कम होगी, जो विश्व में शांति, सद्भाव और खुशहाली लेकर आने में कारगर साबित हो सकेगी। हालांकि खगोल शास्त्री इस खगोलीय घटना को सोलर सिस्टम की सामान्य घटना भी मानते हैं। ज्योतिषी के मुताबिक नए ग्रह ऑर्डर की वजह से विश्व में जहां भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। विश्व एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। मार्च तक पूरे विश्व में सकारात्मकता और शांति आएगी, नकारात्मकता हटेगी। और अब आपको इस अद्भुत घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये घटना करीब 350 साल बाद होने जा रही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रह एक दूसरे से दूर होते हैं। इन ग्रहों का चक्कर लगाने का समय भी अलग अलग होता है और जब सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, उसे एक सीधी लाइन में आ जाया करते हैं, तो इसे प्लैनेट परेड कहते हैं। मौसम साफ रहने पर इन ग्रहों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसमें शुक्र, मंगल, गुरु और शनि को रात के अंधेरे में बिना टेलीस्कोप की मदद से सामान्य आंखों से भी आप देख सकते हैं। इन्हें देखने का सबसे बढ़िया समय सूर्यास्त के 45 मिनट बाद होगा। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। मंगल दूर से देखने पर लाल रंग के बिंदु जैसा दिखाई देगा। शनि धुंधले बिंदु जैसा और गुरु सफेद बिंदु की तरह दूर से ही दिखाई देगा। और अब आपको दिल्ली की वेट लिफ्टर दादी का जज्बा दिखाते हैं। 70 साल की रोशनी सांगवान रोज 2 से ढाई घंटा जिम करती हैं और 70 किलो तक वजन आसानी से उठा लेती हैं। फिटनेस ट्रेनर बेटे की देखरेख में अपने जुनून और जज्बे के दम पर रोशनी देवी सांगवान ने नई पहचान हासिल की है और बाकी लोगों को भी फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए प्रेरित कर रही है। ये जोश देखिए, फिटनेस का ये जुनून देखिए। इसी जज्बे के दम पर 70 साल की बुजुर्ग रोशनी देवी सांगवान ने खुद के लिए नई पहचान हासिल की, वेट लिफ्टर दादी। फिटनेस का सेहत से सीधा संबंध है, लिहाजा रोशनी देवी सांगवान हर दिन वर्कआउट करती हैं और अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं। पहले बहुत शर्म आती थी कि भाई जिम में जाना, बेटा बोले जिम में इस उम्र में कौन जाता है, अच्छा नहीं लगता ना भाई। अब धीरे धीरे फिर भाई मैं स्टार्ट करा तो बेटे ने भी बहुत साथ दिया कि आप किसी की ना सुनो, बस मेरे कल ही देखो। कितने घंटे वर्कआउट करते हो? मैं 2.5-3 घंटा, तो 2.5 घंटा करती 3 घंटा भी कर देती। घर के काम अलग करते हो? पूरा घर का काम करके आती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ है, और फिर जाके खाना बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, सारा काम करते हैं। इस उम्र में जब लोग चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करते हैं, रोशनी देवी सांगवान 70 किलो तक का वजन आसानी से उठा लेती हैं।
दरअसल रोशनी देवी को फिटनेस का ये जुनून इनके बेटे अजय से मिला है, जो पेशे से एक फिटनेस ट्रेनर हैं। वो अपनी मां का पूरा ध्यान रखते हैं और रोजाना उन्हें वर्कआउट करवाते हैं। डॉक्टर ने बताया इनको नी आर्थराइटिस है, प्लस में इनकी बोन डेंसिटी कम है। तो आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे मतलब 2-3 दिन सच में स्ट्रेस सा रहा था कि मतलब मेरी मम्मी को नी आर्थराइटिस, क्योंकि हमने आर्थराइटिस के बारे में सुना था कि इसके बाद आदमी चल फिर नहीं सकता, वो एक कोने में बैठा रह जाता है। और मेरी मम्मी कोने में बैठी रह जाए तो वो अब जिम के हर एक कोने में जो है वो नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बारी मैं दादी को टर्न करके दिखाऊंगी कि उन्होंने जो बेल्ट वेयर करी है उसके पीछे क्या लिखा है। एक बारी ये देखिए, वेट लिफ्टर मम्मी, आई थिंक, हाँ, वेट लिफ्टर। ये मेहनत, ये वर्जिश रोशनी देवी की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। जो भी इनका जज्बा देखता है, वेट लिफ्टर दादी का कायल हो जाता है। यानी रोशनी देवी फिटनेस और हेल्थ को लेकर बाकी लोगों को भी जागरूक कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। नहीं, ये काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। इतना वेट उठाते हैं इस उम्र में, हमारी दादी की उम्र की है। और इसमें जब इतना वेट मार रहे हैं, अलग ही बात है इनकी। तो सबके लिए दादी जो है ये साबित कर रही है, 70 साल की हमारी दादी रोशनी देवी, कि एज जो है वो सिर्फ नंबर है। और जितने भी लोग जो बहाना बनाते रहे हैं, लापरवाहियां इतनी ज्यादा लेकर आते हैं कि वर्कआउट नहीं करना, मूड नहीं करना, तो अब आप अपने बहाने छोड़ दीजिए और थोड़ी सी फिटनेस जर्नी की ओर ध्यान दीजिए और दादी रोशनी की तरह वर्कआउट कीजिए, थोड़ा लिफ्ट कीजिए, क्योंकि सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, कुड न्यूज टुडे। देखिए, आईआईटी मद्रास ने इसरो के लिए एक स्वदेशी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। शक्ति सीरीज माइक्रो प्रोसेसर के तहत बनी इस चिप को आइरिस नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इस चिप का आइडिया त्रिवेंद्रम के इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट यानी कि IISU में डेवलप किया गया, जिसे आईआईटी मद्रास ने डिजाइन किया है और तैयार किया है। खास बात यह है कि 180 नैनोमीटर की ये चिप इसरो की जरूरत के अनुसार तैयार की गई है। जाहिर है भविष्य में ये स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसरो के स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाएगा। इसरो के लिए आइरिस चिप क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? जो अभी माइक्रो प्रोसेसर चिप सभी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के लिए आत्मनिर्भर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक सिस्टम का ब्रेन ऑफ ए सिस्टम, उसका जो कुछ इंटेलिजेंस उसमें होगा वो माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम से हो रहा है। अभी ये कैमरा हमारा रिकॉर्डिंग करता है क्योंकि उनके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर रिकॉर्डिंग करने के लिए उसका सभी कुछ प्रोटोकॉल्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर्स सभी सिस्टम में एक प्रोग्रामेबल एंटिटी होगा, ये माइक्रो प्रोसेसर है, और उसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो तो वो सब कुछ सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसीलिए ही हम आत्मनिर्भर माइक्रो प्रोसेसर्स ये स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम के लिए बहुत आवश्यक। और अब बात जीएनटी की मुहिम की। यमुना को साफ करना है। यमुना की साफ सफाई का कार्य जारी है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना नदी को भारी प्रदूषण से पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए 3 साल के एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर, खरपतवार निकालने वाली मशीनें, ड्रेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के अलावा हम सभी को एकजुट होकर यमुना की सफाई के लिए कदम उठाने होंगे। वो तो मैं समझ रहा हूँ। ये जग जाहिर है कि राजधानी दिल्ली में यमुना की सेहत ठीक नहीं है। हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में भी गंदी यमुना का मुद्दा हावी रहा। दिल्ली वासियों के लिए ये वाकई बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली की वाटर सप्लाई का 70% से ज्यादा हिस्सा इसी यमुना नदी से पूरा होता है। कहने को तो 32 साल पहले यमुना एक्शन प्लान भी आया और इसे 3 फेज में चलाया गया, लेकिन नदी की सफाई सिफर ही रही। लिहाजा यमुना की सफाई को लेकर जीएनटी ने यमुना को साफ करना है की मुहिम चलाई है।
किसी भी शहर की नदी को साफ रखने में उस शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी का अहम रोल होता है। एसटीपी वो जगह होती है जहां शहर भर से बहकर आने वाले गंदे पानी को साफ करके नदी में भेजा जाता है ताकि नदी के पानी की गुणवत्ता बनी रहे। दिल्ली में 37 एसटीपी काम कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये हर दिन करीब 400 MGD यानी मिलियन गैलन लीटर सीवेज वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। इसके बावजूद यमुना की हालत बेहद खराब है, जो इस दावे पर सवाल खड़ा करती है। इसकी पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में बने एसटीपी के आउटर पॉइंट पर पहुंचे। आउटर पॉइंट यानी वो जगह जहां से पानी को साफ करने के बाद यमुना में छोड़ा जाता है। एसटीपी मतलब वो जगह जहां पर शहर के नाले और सीवर का पानी पहुंचता है। इन एसटीपी में उस पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है, उस पानी को ट्रीट किया जाता है, साफ किया जाता है। उसके बाद साफ किए गए पानी को नदी में छोड़ा जाता है। तो क्या इन एसटीपी में पानी साफ तरीके से, अच्छे तरीके से साफ किया जा रहा है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एसटीपी है जो कि दिल्ली में मजलिस पार्क के पास में है और ये उसका आउटर सेक्शन है। मतलब अंदर प्लांट है, प्लांट से पानी साफ होकर इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहाँ से यमुना में पहुंचेगा। मतलब अब ये ट्रीटेड वाटर ठीक है या फिर नहीं है, साफ है या फिर नहीं है, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। एक ग्लास हम साथ में लेकर आए हैं और इसी में हम इस पानी को लेंगे और लेकर देखते हैं कि आखिर ये पानी दिख कैसा रहा है। हालांकि उसके आउटर पॉइंट पर हम देखते हैं तो आपको दिखता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब काफी हद तक पानी साफ है। लेकिन फिर भी हम इसे ग्लास में लेकर देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। हमारे संवाददाता ने मजलिस पार्क में बने एसटीपी का निरीक्षण किया, जहां पानी के ट्रीटमेंट की गुणवत्ता को परखा गया। इस प्लांट से निकलने वाला पानी काफी हद तक साफ और ट्रांसपेरेंट था। इसे कांच के गिलास में डालकर देखा गया तो ये क्रिस्टल क्लियर नजर आया। गुणवत्ता कितनी है, ये पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितना साफ है, ये तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है। यहीं पर आप देखिए इस पानी में बहुत सारे जानवर भी हैं जो कि नहा रहे हैं, इस पानी को वो पी भी रहे हैं। तो मेरे साथ अतुल हैं जो कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं और अतुल ने दिल्ली की 37 ऑपरेशनल एसटीपीज में से लगभग 25 से 30 एसटीपीज का निरीक्षण किया है। तो अतुल, ये पानी हमने देखा काफी क्रिस्टल क्लियर है और जानवर भी यहाँ पर नहा रहे हैं। इस पानी से इन जानवर को कोई नुकसान तो नहीं? जी नहीं, देखिए जो ऑपरेशनल एसटीपीज हैं दिल्ली में 37 में से ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतर काम करने वाली एसटीपी है। इसके जो ऑपरेटर हैं वो L&T पासवान एंड कंस्ट्रक्शन है। 70 MGD की ये एसटीपी है। जो सीपीसीबी की गाइडलाइंस हैं कि जो भी एसटीपीज हैं अक्रॉस इंडिया वो 10 BOD 10 TSS पे काम करेंगी, यानी 10 mg पर लीटर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा और 10 mg पर लीटर उसका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होगा। तो मानकों पर भी ये पानी ट्रीट होने के बाद पूरी तरह से खरा उतरता है। लेकिन अब सवाल ये है कि 37 एसटीपी वर्किंग है, ऑपरेशनल है, उनमें से कितनी एसटीपी आप घूम चुके हैं और कितनी एसटीपी पर आपको इस तरह का पानी मिलता है? जितनी भी 37 एसटीपी से उनमें से लगभग हम लोग 25 से 28 एसटीपी हम लोगों ने कवर करी हैं, प्रॉपर विजिट करके देखा है ग्राउंड पे, जिनमें से हमें लगभग मुश्किल से 4, 5 या 6 एसटीपीज ऐसी मिलती हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। मेजॉरिटी जो एसटीपीज हैं उनका पानी जब निकलता है तो समझ नहीं आता है कि ये एसटीपी से निकल रहा है या फिर सीवेज से निकल रहा है, इतना गंदा होता है। हमें से कई सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि क्योंकि अब नई सरकार आ गई है तो देखिए कितना बढ़िया एसटीपी काम करने लगा है। दरअसल ये जब पुरानी सरकार थी तब से ये एसटीपीज ऐसा ही काम कर रही हैं। दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए बरसों से यमुना एक्शन प्लान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके यमुना का उद्धार नहीं हो पा रहा है। यमुना नदी की सफाई को लेकर पहला यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया। उसके बाद 2003 में दूसरा एक्शन प्लान आया। तीसरा फेज 2012 में आया। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना था। भारत और जापान सरकार के बीच द्विपक्षीय प्रोजेक्ट पर 1993 में मुहर लगी। जापान सरकार ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी, जिसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और भारत सरकार की देखरेख में चलाया जा रहा है। सवाल है कि जब यमुना को साफ करने के लिए पिछले 32 वर्षों से एक्शन प्लान चलाया जा रहा है तो इसे साफ करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि दिल्ली, नोएडा और दूसरे शहरों का सीवेज बिना ट्रीटमेंट के नदी में गिरता है। इसके अलावा केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है और नदी के किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग से भी प्रदूषण बढ़ा है।
वहीं यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। सरकारी और स्थानीय एजेंसियां मिलकर प्रभावी काम नहीं कर पा रही हैं और लोग नदी में पूजा सामग्री, प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं। यही वजह है कि बारिश के अलावा साल भर नदी में साफ पानी का प्रवाह नहीं रहता है। ऐसे में सवाल है कि अगर सरकार को यमुना को साफ करना है तो सिर्फ नदियों की सफाई ही नहीं बल्कि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी सख्त निगरानी करनी होगी। गलत आंकड़ों और लापरवाही से अगर गंदा पानी ही यमुना में मिलता रहेगा तो कोई भी योजना कारगर साबित नहीं होगी। जाहिर है अगर यमुना को साफ करना है तो एक लंबा सफर तय करना होगा और अगर यमुना साफ हो जाती है तो दिल्ली वालों को पीने के लिए साफ सुथरा पानी मिलने लगेगा। ऐसे में वहीं कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में पिछले दिनों मां ज्वाला के साथ छोड़े गए उसके 4 शावकों को अब खुले जंगल से आजादी रास आ रही है। यही वजह है कि मां के साथ उनके चारों शावक ओपन रेंज में खूब फर्राटा भर रहे हैं। पार्क प्रबंधन ने इस चीता परिवार की एक तस्वीर भी जारी की है। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में मादा चीता ज्वाला अपने 4 शावकों के साथ सैर सपाटे पर निकली। मां ज्वाला के साथ चारों शावकों की ये मस्ती बताने के लिए काफी है कि आजादी इन्हें रास आ रही है। कूनो पार्क प्रबंधन ने इस चीता परिवार की तस्वीर जारी की है। तस्वीर में ज्वाला अपने शावकों के साथ कूनो नदी में अटखेलियां करती नजर आई। ज्वाला ने रिलीज के दूसरे ही दिन अपने शावकों के साथ चीतल का शिकार किया। ये शिकार शावकों के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा है। कूनो पार्क के डीएफओ के मुताबिक मादा चीता अपने शावकों के साथ ओपन रेंज में सहज व्यवहार कर रही है। चीता मॉनिटरिंग टीम भी इन पर नजर रखे है। इन शावकों के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन कर रही है क्योंकि इनकी गतिविधियों के आधार पर ही बाकी शावकों को खुले जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया जाएगा। बताया जाता है कि चीता शावक आमतौर पर 16 महीने तक अपनी मां के साथ ही रहते हैं। ये चारों शावक अभी 13 महीने के हैं, लेकिन खुले जंगल में आते ही ये भारतीय चीता शावक मां के साथ शिकार करते नजर आ रहे हैं। इन 4 शावकों में 2 नर और 2 मादा हैं। उम्मीद की जा रही है कि चारों जल्द ही मादा चीता ज्वाला से अलग अपनी टेरिटरी बना लेंगे। भारत के जंगलों को चीतों से दोबारा गुलजार करने के मकसद से 2 साल पहले प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए 20 चीतों को 2 चरणों में कूनो नेशनल पार्क में लाया गया। अब यहाँ वक्त के साथ चीतों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल कूनो के खुले जंगल में कुल 12 चीते विचरण कर रहे हैं। इनमें आग, वायु और धीरा अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। मादा चीता आशा भी अपने शावकों से दूर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि ज्वाला के शावक जंगल में सक्रिय और मां की निगरानी में खूब मस्ती कर रहे हैं। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।